अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो शेयर करनी थी। उससे पहले एक चीज़ ड्यू थी जो मैं टाइम पे नहीं दे सका। 9/11 अभी गुजरा है पिछले हफ्ते। ये जाहिर है एक अमेरिका की हिस्ट्री का एक इतना बड़ा वाक़या है जिसने पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई। इन्वेशन के मीनिंग ही डिफरेंट हो गए। पहले 100 साल पहले से जो इन्वेडर्स होते थे वो किसी भी मुल्क में घुस जाते थे, कब्जा कर लेते थे, ये होता था वो होता था। अब ऐसा अप्रूवल के साथ हो रहा है। बाकायदा दुनिया देख रही होती है, दुनिया अप्रूव कर रही होती है एक तरह से कि आप इराक पे हमला करो, आप अफगानिस्तान पे करो, आप लीबिया पे करो। कहने को 56 मुस्लिम मुल्क होते हैं, वो भी ज़्यादातर मिले हुए होते हैं। तो 9/11 ने कोर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज कर दिया। मेरी भी वो रात 9/11 2023 बहुत तकलीफ दे रहा थी। मैं आगे आपको बताता हूँ। 9/11 के दिन जहाज जाते हैं, टकराते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, इतने लोग मर जाते हैं, ये सब हमें मोटे मोटे चीज़ें पता हैं। लेकिन कई थ्योरीज़ हैं, कई कंस्पायरेसी थ्योरीज़ हैं जो पेश की जाती रही हैं। और देखें, अभी मैं अमेरिका में कई ऐसी महफिलों में बैठा हूँ जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि यार कितनी जालिम हुकूमत है अमेरिका की, कॉरपोरेट सेक्टर की, कि इन्होंने अपने ही हज़ारों बंदे मार दिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल गोल अचीव करने के लिए। ये कई जगहों से मैं सुनता आया हूँ। अब आप उस कंस्पायरेसी थ्योरी पे भी जाते हैं ना, तो देखें, पहली बात तो ये है कि वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैं न्यूयॉर्क के, जो 2 बिल्डिंग हैं जिन पे जाके ये टकराए हैं, उनकी गिरने की थ्योरी भी समझ में नहीं आई। देखें, एक हवाई जहाज़ है, फुल पेट्रोल भरा हुआ है उसमें, अभी अभी प्लेन उड़ा है न्यूयॉर्क से या बोस्टन से और फुल पेट्रोल भर के आया है, आके टकरा जाता है एक कॉर्नर से। इतनी बड़ी, आपको फोटो में वो पतली इमारत लग रही होगी, वो बहुत चौड़ी स्क्वायर बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है। उस पर एक कॉर्नर पे वो हवाई जहाज टकराता है, पेट्रोल सारा उस पर फैल जाता है, आग लग जाती है। थ्योरी ये दी गई, बिल्डिंग इसलिए गिरी कि इसके अंदर जो स्टील के जो पिलर होते हैं वो सारे पिघल गए तो वो गिरी। तो क्वेश्चन ये है कि जिस कॉर्नर से जाके हवाई जहाज लगा, जहाँ पे आग लगी, उस कॉर्नर के पिलर, स्टील के पिलर मेल्ट होते तो ऊपर का जो हिस्सा है वो यूं जाता और नीचे के हिस्से को शायद तकलीफ ना पहुंचती, क्योंकि नीचे का तो मेटल पूरा जमा हुआ है। यूं गिरनी चाहिए। गिरी कैसे? ऐसे ऐसे बिल्डिंग ऐसी वक्त गिरती है जब हम कई वीडियोस देखते हैं कि कोई बिल्डिंग को गिराना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या स्काई स्क्रैपर है या जो भी, उसके नीचे फाउंडेशंस में कंस्ट्रक्शन के वक्त बिल्डर को पता होता है कि कहाँ कहाँ फाउंडेशन, टोटल स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन हैं, वहाँ पे डायनामाइट लगा कर उड़ा दिया जाता है। इस तरह से नीचे से जब किया जाता है तो यूं बिल्डिंग आके गिरती है। कितनी वीडियोस हम ऐसी दिन रात देखते हैं, वो यूं आके गिरी है। यूं क्यों नहीं गिरी? और एक नहीं, दोनों। तो इसके अलावा क्वेश्चन, अभी किसी अमेरिकन दोस्त ने ही कहा कि उस दिन सारे यहूदी उसमें साइनागोग में ये ऐलान कर दिया गया था कि यहूदी उस दिन काम पे ना जाएं वगैरह वगैरह। थ्योरीज हैं, कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं। सवाल ये है कि इसमें कितने अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। ये साजिश अगर टोटल एक लॉजिक माइंड से अब मैं बैठ कर सोचता हूँ ना, तो इस साजिश में अगर पूरी अमेरिकन सरकार ना भी हो तो बाज़ मरतबा देखें, आपके जो घोड़े होते हैं ना, अमेरिका की सरकार के घोड़े कौन हैं? CIA, FBI, स्टेट डिपार्टमेंट, फिर आगे बढ़ के बड़ा घोड़ा नेटो। इस तरह अमेरिका के घोड़े हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। CIA के कुछ लोग मिल के, कॉरपोरेट सेक्टर के कुछ बड़े दिमागों के साथ मिल के ये साजिश का मेन
एक फिल्म बनती है तो उसका सबसे पहले वन लाइनर एक आता है, एक आइडिया क्या होगा, एक एक्शन फिल्म होगी, मूवी हो, इस रोमांस होगा, फलान होगा, ढुमकान होगा, फिर उसके ऊपर स्टोरी बनाई जाती है, फिर उसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, डायलॉग पूरे डाले जाते हैं, यही सारी चीज़। तो वो बेसिक आइडिया जो आया था वो CIA से आया था, जो मेरी अपनी लॉजिकल वो है। कुछ CIA के लोग इसमें थे, वो शेयर किया गया फिर ISI के साथ, और ISI ने समझ लें कि उस फिल्म के डायरेक्टर ISI को बना दिया। अमेरिका प्रोड्यूसर हो गया, वो डायरेक्टर हो गया। अब एक्टर ढूंढे गए, तो उसमें कितने अफगानी थे, इसमें पाकिस्तानी शामिल थे, इसमें अमेरिकन शामिल थे, उसमें जो पायलट थे वो इजिप्शियन थे, कुवैत का था शायद एक दो, सऊदी थे, उसमें कितने लीबिया के थे, सीरिया के थे, अफगानिस्तान के थे, और शायद इराक का भी कोई नहीं था। तबाह तो ये मुल्क हुए, सोमालिया तबाह हुआ, साथ में यमन तबाह हुआ। 9/11 में ये सब नहीं शामिल थे। शामिल कौन था? पाकिस्तान। बचा के रखा हुआ है अपने घोड़े को। तो ये है 9/11 की कहानी। आमतौर पे जो सामने चीज़ें आई हैं ना, वो ये हैं कि ISI का चीफ उस वक्त जो था ना, जनरल महमूद अहमद, वो उसमें एक इम्पोर्टेंट फिगर था, जो जिसने फैसिलिटेट कराया था ये सारा प्रोग्राम। 9 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड स्टेट अथॉरिटीज़ ने अफ़गानिस्तान पे हमला करने से पहले पाकिस्तान में ISI के चीफ की बदली करवाई, और जनरल महमूद अहमद को हटना पड़ा ISI की चीफ से। 9/11 के तकरीबन 1 महीने बाद अमेरिका जब अफ़गानिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा था, ISI के चीफ को हटाया गया, इसलिए कि ISI के चीफ ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो पहला जहाज़ मोहम्मद अता इजिप्शियन जो था, उसने जो गिराया था, उसको $1 लाख भेजे थे एक पाकिस्तानी अहमद उमर शेख, ISI के जनरल महमूद के कहने पे। अब कड़ियाँ जोड़ें। अहमद उमर शेख ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी, जिसने बाद में डैनियल पर्ल को, एक यहूदी जर्नलिस्ट को, इंटरव्यू के बहाने कि मैं तुम्हारे को फला अलकायदा के उसका इंटरव्यू करवा देता हूँ, वो जर्नलिस्ट था बेचारा, था यहूदी था लेकिन जर्नलिस्ट था। तो डैनियल पर्ल को वो बहाने से लेके जाके उसकी गर्दन काटने की वीडियो तक निकाली। इस पर फिल्म भी बनी है जिसमें एंजेलिना जोली और वगैरह थे। तो खैर, तो यूं समझ लें कि जो अहमद उमर शेख था वो ISI का एक बहुत बड़ा पिलर था, कह लें एक तरह से, क्योंकि ISI के मुख्तलिफ एक्टर ये हायर करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें एक ये टेररिस्ट, आपको पता है ISI हायर करके फिर उनकी ट्रेनिंग करती है और फिर उनको भेजती है। तो ये अहमद उमर शेख था, अभी भी जेल में मेरा ख्याल है। इसके ऊपर केस चला है और इसको काफ़ी सज़ाएं वज़ाएं हुई हैं। तो अहमद उमर शेख ने $1 लाख भेजे थे मोहम्मद अता को 9/11 से पहले, और फिर मोहम्मद अता उस हवाई जहाज़ को अमेरिका की बिल्डिंग से टकराता है। तो अहमद उमर शेख ISI के चीफ के कहने पे उसने भेजे थे, जिसलिए अमेरिका ने इसकी बदली कराई थी। अजीज़ दोस्तों, 9/11 की छाप पिछले 22 साल से तो हमारे ज़िंदगियों पे है, और ये आगे भी रहेगी। आगे उसके नतीजे में ये होता कि अगर देखें, सारा कांड कराया गया एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों से। 9/11 में जितने जो हवाई जहाज़ लेके जो कह लें सुसाइड बॉम्बर्स थे, ये सारे मुसलमान थे और एक्सट्रीम माइंडसेट के थे। तो मकसद क्या था? इस्लाम की एक्सट्रीमिज्म तो उसके बाद से तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे यूरोप, अमेरिका वगैरह में तो बहुत ज़्यादा है। रिलीजियसली फॉलो करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और
वायलेंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये 9/11 का क्या फ़ायदा हुआ? अजीज दोस्तों, एक दो और छोटी पाकिस्तान के हवाले से खबरें कि अमेरिका की जो अमेरिका की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिजाबेथ होर्स्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल इलेक्शन कराए और तभी पाकिस्तान के क्राइसिस ख़त्म होंगे। और ये इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा जिसमें अमेरिका की पहले स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रॉबिन राफेल और दूसरे स्कॉलर्स ने भी इसी तरह की बातें की। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस एक्सप्लोरिंग। तो अजीज़ दोस्तों, देखें, मसला ये है कि ये जो करंट क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में आया कि इमरान खान को ये लेके आए सर्टेन डिज़ाइंस के साथ, लेकिन मसला ये है कि आप सर्टेन डिज़ाइंस के साथ एक बंदर को उसकी कैपेबिलिटी ना होने की वजह से बादशाह बना दें तो नहीं मसला हल होता। इमरान खान की कैपेबिलिटी नहीं थी, ना मेंटली, ना उसका कोई, ही वॉज ए सेलिब्रिटी एंड स्पोर्ट्समैन, सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में रहा। बाद में भी, रिटायरमेंट के बाद भी इसने जो हॉस्पिटल का ड्रामा रचाया हुआ था उसके लिए सेलिब्रिटीज़ के ही प्रोग्रामों में रहता था और यही चीज़ें करता था। कंट्री चलाना और बात है, और फिर कंट्री चलाना भी आपको तो नहीं चलाना है, आपको तो चुपचाप मानना है। तो आप का 3.5 साल का पीरियड पाकिस्तान के लिए एक भयानक साबित हुआ। चलता रहा आर्टिफिशियल तरीके से आप चलाते रहो ना, तो फिर एक वक्त आता है कि ख़राब हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि सुधरना मुश्किल हो जाता है। तो इमरान खान गया, इसके बाद पीडीएम की सरकार आई। उनकी प्रायोरिटी क्या थी? अपने केसेस ख़त्म कराना, अपने जो सारे लोगों के ऊपर केसेस हैं, अपने सारे मामलात को सीधे करना। फिर जो 3.5 साल इमरान खान की सरकार में आपको जो बिजनेस कंस्ट्रेंट्स थी, क्योंकि इमरान बिजनेस जितने भी पाकिस्तान में चलते हैं इलीगली चलते हैं, उसमें इलीगल फैक्टर ज़्यादा होता है। उसमें फिर सरकार में जब आप होते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपकी मिलों के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर कौन छापे मारेगा या कौन आपसे रिश्वत मांगेगा, जो हर चीज़ में चलती है। तो इन्होंने तो इन्हीं कामों में लड़े। पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान के पास 4 मिनिस्ट्रियाँ थीं, वो गालियां दे रहा है पीडीएम सरकार को। उसका अपना बेटा मिनिस्टर था पीडीएम सरकार में, और कई हाई पोजीशंस गवर्नमेंट में फजलुर रहमान के पास थी, वो अलग रो रहा है। तो इन लोगों को अपने मकसद थे। पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहा। आर्मी ने सोचा कि अभी केयरटेकर गवर्नमेंट लाएंगे, ये बहाना वो बहाना, इलेक्शन लेट हो जाएगा। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि इलेक्शन तो लेट होना ही है, क्योंकि इलेक्शन नवंबर में हो नहीं सकते, और इलेक्शन लेट होने, लेकिन आर्मी का शायद था कि 2, 4, 5 साल खींच जाएं। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि अमेरिका और इंटरनेशनल प्रेशर है कि आप अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, मतलब आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर गए हैं। एक 5 मिनट की स्पीच करनी है, जिसके लिए 5 दिन रहेंगे न्यूयॉर्क में। भाई जाओ, सुबह जाओ, शाम आ जाओ, जैसे मोदी जी करते हैं। भाई टेलर्ड इनका ट्रिप होता है मोदी जी का, रात को निकलते हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे, इसलिए कि जो थोड़ी बहुत नींद करनी है रास्ते में कर लेंगे, सुबह फ्रेश उठ के तैयार हो के काम पे लगो, रात 12-2 बजे तक काम करते रहो। फ्लाई ये भाई साहब दिन में निकलते हैं। आप पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर्स के और वो ट्रिप देखें, धूप में होते हैं, और 5 दिन रुकेगा। क्या करेगा भाई तू 5 दिन उधर? तू तो अनइलेक्टेड है। अब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक अनइलेक्टेड आदमी जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये एक प्रेशर है जिसके लिए अब इलेक्शन शायद 3-4 महीने में
कराने पड़े। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, जस्टिस काजी ईसा फाइज ने अपने हलफ का अपना ओथ उठा लिया है। चीफ जस्टिस का पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। काफ़ी लोग सुकून में आ रहे हैं। पीटीआई वाले परेशान हो रहे हैं क्योंकि पीटीआई के ज़माने में इमरान खान ने इसी जस्टिस काजी फाइज की बीवी और माँ और पता नहीं किन किन की प्रॉपर्टियों के ऊपर, और इंग्लैंड में इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, ये हैं वो हैं, उस पर इनको काफ़ी तंग किया हुआ था और पूरी कोशिश थी कि ये रिज़ाइन कर देते, ऐसी नौबत आ गई थी। लेकिन बहरहाल इन्होंने फिर रिज़ाइन नहीं किया था और बच गए थे। अब ये चीफ जस्टिस बन गए। पीटीआई वाले खुश नहीं, नून लीग वाले बाकी सब खुश हैं। आर्मी के रिलेशनशिप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूँ समझ लें कि ज़्यादातर चीज़ों में ये कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे से। तो और जस्टिस फाइज ईसा, जो मैंने कल परसों के प्रोग्राम में भी डिटेल बताई थी कि उनके फादर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे और वगैरह वगैरह। हैविंग सेड दैट, इनकी जो एक बात मुझे अच्छी लगी ना, वो ये थी कि आज जब वो ओथ उठाने गए ना चीफ जस्टिस का, तो अपने बराबर में अपनी बीवी को खड़ा किया। देखें अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको छोटा सा 1-2 मिनट का भाषण दूंगा कि हर आदमी जो बहुत ही अपने फील्ड में तरक्की कर लेता है, कोई बिजनेस में, कोई किच में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसकी बीवी का होता है। इसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए और इसको एक्सप्रेस करते हुए हमें शर्माना नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी एक तजर्बे की बात है ज़िंदगी की, कि मैंने देखा है कि जहाँ भी मेरे पास मुसीबत आती थी तो मेरा पहला फ़ोन या पहला वो बीवी की तरफ ही जाता था। और यह है कि हर मुश्किल में साथ देना, तो रिकग्नाइज़ किया है जस्टिस फाइज ईसा ने अपने बराबर में अपनी बीवी को खड़ा करके, तो ये अच्छी बात है। और यह है कि इस तरह आप वीमेन को अपनी उसकी अहमियत या उसकी अप्रिशिएट करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अब इन्होंने पहले दिन ही इन कैमरा सेशन किया अदालत का, पूरा दिन मुख्तलिफ वकीलों के, और वो पूरी अदालत और टोटल टीवी पे लाइव। कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, बहसें हो रही थी, ये हो गया इस तरह है और फलाने और ढुमकाने। लेकिन अब आगे देखते हैं, इनके पास भी एक बड़ा टफ आगे के कुछ अरसा है, इसलिए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और आगे भी कोई चांस नहीं है। चूं चूं का मुरब्बा एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी इलेक्शन के बाद, माइनस पीटीआई, माइनस इमरान खान, और लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting.